नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपाबप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशीं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनो शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण 5वें प्रकरण और 5वां प्रकरण में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फिर से एक बार नामपद। यहाँ पर तद्धित देखने के बाद फिर से एक बार नामपद देखेंगे और नामपद में यहाँ पर व्यंजनांत नाम जो है उस व्यंजनांत नाम का रूप इत्यादि किस प्रकार से होता है, उसका नियम आदि क्या है, तो वो व्यंजनांत नाम पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जो कि अब व्यंजनांत नामों में अन अंत वाला व्यंजनांत नाम जो है कि अन अंत वाला व्यंजनांत नाम, तो अन अंत जिसके अंत में क्या हो, तो जिसके अंत में अन हो उसे अन अंत वाला कहा जाता है। जिसके अंत में अन हो उसे अन अंत वाला कहा जाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम लोग देखेंगे अन अंत वाला और इन अंत वाला, ये दोनों नामों के, जैसे कि राजन अन अंत वाला नाम है, दामन अन अंत वाला नाम है, सीमन अन अंत वाला नाम है, तो इत्यादि इत्यादि जो है जिसके अंत में अन हो उसे अन अंत वाला कहा जाता है। जिसके अंत में ईन हो, जैसे कि मंत्रिन, योगिन, ससीन इत्यादि जो नाम है ये सारे नाम इन अंत वाले हैं, अर्थात जिसके अंत में ईन हो। तो ये अन अंत और इन अंत वाला में क्या अंतर है, उसका रूप वो किस प्रकार से होता है, व्यंजनांत रूपों से किस प्रकार, क्या उसमें थोड़ा सा फेरफार है, तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है प्रथम नंबर कि घूट प्रत्यय पर न, जो यहाँ पर न है, घूट प्रत्यय पर न के पूर्व का स्वर दीर्घ होता है। कब? घूट प्रत्यय आने पर। तो घूट प्रत्यय कितने हैं? घूट प्रत्यय कितने? 12 है, सही है, घूट प्रत्यय 12 है। कौन से? तो पुल्लिंग के 5, स्त्रीलिंग के 5, नपुंसकलिंग के 2, ये कुल मिलाकर 12 है। तो घूट प्रत्यय आने पर क्या होता है? घूट प्रत्यय आए तो अन के पूर्व में कौन सा स्वर है? देखिए यहाँ पर अन जो है, अन आया तो अन में न के पूर्व में कौन सा स्वर आया है? अ आया है ना। तो अ जो आया है तो ये न के पूर्व का स्वर वहां पर क्या कहा गया है? दीर्घ होता है। अर्थात ये अ जो है, अ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, अर्थात क्या बनेगा? आन बनेगा। तो इस प्रकार से वहां पर आन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कब कि घूट प्रत्यय होने पर वो न के पूर्व का स्वर दीर्घ होता है। परंतु यहाँ पर क्या, परंतु संबोधन एक वचन में दीर्घ नहीं होता है, क्योंकि संबोधन एक वचन का प्रत्यय और घूट प्रत्यय का प्रथम एक वचन का प्रत्यय समान है कि नहीं? समान ही होता है। तो इसीलिए वहां पर कहा गया कि वहां दीर्घ होता है लेकिन संबोधन में दीर्घ नहीं होता है। ये एक नियम। दूसरा नियम यहां पर कहा गया है कि अगर पद के अंत में रहे, यानी पद के अंत में रहे न का लोप होता है। इसका मतलब यह है कि अगर पद के अंत में न हो, क्या हो? पद के अंत में क्या होना चाहिए? न। तो अगर ये पद के अंत में न हो तो न का क्या होता है? तो न का लोप हो जाता है। पद के अंत में रहे हुए न का क्या होता है? लोप होता है। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम में कहा गया है कि स्वर से पारम होने वाले अघुट, अघुट का मतलब, अघुट क्या का, अघुट किसे कहा जाएगा? जो घूट ना हो उसे क्या कहा जाएगा? अघुट कहा जाता है कि नहीं? तो जो घूट ना हो वो अघुट है। तो घूट प्रत्यय अभी हम लोग देखे कि घूट प्रत्यय कितने?
12। 12 ये 12 छोड़कर बाकी सारे प्रत्यय क्या है, अघुट है कि नहीं? तो बाकी सारे प्रत्यय अघुट है। तो लेकिन उस अघुट में भी कहा गया है कि स्वरादि अघुट, अर्थात जिसका स्वर पारंभ से होने वाला हो, अर्थात प्रारंभ में जिसका स्वर हो, ऐसे अघुट प्रत्यय अगर हो तो फिर क्या होता है? तो अघुट आने पर अन का अ जो है, अन में से अ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अन में से अ का लोप होता है। कहाँ? तो स्वरादि अघुट। तो देख लीजिए स्वरादि अघुट कहाँ है? तो द्वितीय बहुवचन। द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय क्या है? अस। द्वितीय बहुवचन। तृतीय एक वचन। तृतीय एक वचन का प्रत्यय आ। चतुर्थी एक वचन। चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय ए। सही है। पंचमी षष्ठी एक वचन क्या है? अस अस। षष्ठी सप्तमी द्विवचन क्या है? ओस ओस। षष्ठी बहुवचन क्या है? आम। सही है। सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन का प्रत्यय क्या है? ई। ये जो है इतने सारे स्वरादि अघुट है। इतने सारे स्वरादि अघुट है। कहाँ? द्वितीय बहुवचन, तृतीय चतुर्थी एक वचन, पंचमी षष्ठी एक वचन, षष्ठी सप्तमी द्विवचन, षष्ठी बहुवचन और सप्तमी एक वचन। ये स्वरादि अघुट है। बाकी तो व्यंजनादि अघुट है। तो ये इस जगह पर क्या होगा? स्वरादि अघुट प्रत्यय आने पर इन प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय अगर आए तो फिर अन में रहा हुआ जो अ है, उस अ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ये नियम है। दूसरा वहां पर कहा गया है नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीया द्विवचन। नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया द्विवचन का प्रत्यय क्या है? दीर्घई है कि नहीं? दीर्घई है। नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया द्विवचन के दीर्घई प्रत्यय पर और सप्तमी एक वचन, तो सप्तमी एक वचन का प्रत्यय क्या है? ह्रस्वई है। तो ये कहां? तो नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया द्विवचन और सप्तमी एक वचन के प्रत्यय पर अन का अ का जो लोप हम लोग करते ना, क्योंकि ये भी स्वरादि अघुट है कि नहीं? सप्तमी एक वचन का प्रत्यय स्वरादि अघुट है कि नहीं? ई प्रत्यय स्वरादि अघुट है। साथ साथ में ये दीर्घ, तो नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया द्विवचन का प्रत्यय ये भी स्वरादि अघुट है कि नहीं? है, क्योंकि प्रथमा का प्रत्यय 0 है। ठीक है। द्विवचन दीर्घ ये क्या है? स्वराद दीर्घ ही प्रथमा द्वितीय द्विवचन का प्रत्यय है। तो ये स्वरादि है और घुट नहीं है, अघुट है, क्योंकि नपुंसक लिंग में तो प्रथमा द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय घुट है ना। इस कारण से ये स्वरादि अघुट है। तो ये इन दोनों जगह पे नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय द्विवचन और सप्तमी एक वचन, कहां पर? तो सप्तमी एक वचन चाहे वो पुल्लिंग नाम हो चाहे या नपुंसक लिंग नाम हो, दोनों का प्रत्यय एक समान है कि नहीं? तो ये दोनों का प्रत्यय एक समान है। क्या आता है वहां पर प्रत्यय? तो वहां पर प्रत्यय जो है, वहां पर प्रत्यय क्या है? ह्रस्वई है। तो ह्रस्वई प्रत्यय जो है कि वहां पर ह्रस्वई प्रत्यय पर क्या हो जाता है कि वहां पर अन का जो अ का जो हम लोग दोनों साइड की लाइनें दिख रही है। अन का अ प्रत्यय जो है उस अ प्रत्यय का लोप विकल्प से होता है। क्या है? अन का जो अ प्रत्यय है, इस अन का अ प्रत्यय का लोप अन में रहा हुआ जो अ है, अभी अभी इसके पूर्व वाला नियम में हम लोग क्या बोले थे? अन के अ का लोप होता है। कहाँ? स्वरादि अघुट प्रत्यय। लेकिन एक अपवाद है, दीर्घ ई प्रत्यय, वो भी नपुंसक लिंग में दीर्घ ई प्रत्यय स्वरादि अघुट है, अघुट है। सप्तमी एक वचन का प्रत्यय ह्रस्व ई, ये भी स्वरादि अघुट है कि नहीं? तो स्वरादि अघुट है। तो यहाँ लोप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि विकल्प से लोप होता है, अर्थात एक बार लोप हो भी सकता है और एक बार लोप नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है। तो ये स्वरादि यहाँ पर, यानी इन तीनों जगह पर, कहा? नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय द्विवचन में और सप्तमी एक वचन में। नपुंसक लिंग में 2 जगह और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में 1 जगह, सप्तमी में जो है वहां पर 2-2 रूप होगा।
एक बार लोप कर कर और एक बार लोप किए बिना, ऐसे दो तरह का वहां पर रूप होगा। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे अब उसके बाद क्या बोला गया है कि अन अंत वाले नामों का अन के पूर्व में अगर व और म हो, क्या हो, अन अंत के पूर्व में अन अंत वाले नाम, कोई अन अंत वाला नाम है, जैसे राजन अन अंत वाला नाम है कि नहीं, राजन अन अंत वाला है, दामन अन अंत वाला नाम है, सीमन अन अंत वाला नाम है, सीमन अन अंत वाला नाम है, परवन अन अंत वाला नाम है परवन, मूर्धन, तो मूर्धन नाम ये भी क्या है, अन अंत वाला नाम है, तो ये भी अन अंत वाला नाम है। तो ऐसे अन अंत वाला नामों का क्या बोला है कि अन अंत वाला नामों का जो अन है, तो इसमें से सब में से अन अलग कीजिए, राजन में से अन को अलग करेंगे तो फिर क्या रहेगा, सही है, तो क्या रहेगा यहाँ पर, राज प्लस क्या करेंगे, अन, ठीक है। दामन में से अलग करें तो दाम प्लस अन, ठीक है। सीमन में से करें तो सिम प्लस अन, परवन में से करें तो क्या होगा, पर्व में व आधा, क्या करना है, व को आधा करना है, पर्व प्लस अन। मूर्धन में करे तो हाँ मूर्ध, मूर्ध प्लस अन, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला गया कि किसका बैकग्राउंड आ रहा है, जिसका ये वो म्यूट कर दीजिए, नेटवर्क चेक कर लीजिए आपका, कौन है ये, A8 आप म्यूट रखे, A8 म्यूट कर दीजिए। चलिए अब यहां पर नियम में क्या बोला गया है कि इस प्रकार अगर अन के पूर्व में व हो अथवा तो म हो, तो अन के पूर्व में राजन में व अथवा म में से कुछ आया है, नहीं आया है, तो फिर इसको छोड़ देते। दामन में म आया है, ठीक है, म आया है। सीमन में म आया है, ओके। परवन में वो आया है, सही है। मूर्धन में नहीं है। तो यहां पर देखेंगे इतना हुआ, कितना कि अन अंत वाले नामों का अन के पूर्व में वो या तो म अंत वाला हो, तो वो और म अंत वाला में कौन कौन से देखे, दामन एक म है, सीमन एक म है, परवन वो क्या है, एक म है, ठीक है। और एक शब्द यहां पर मैं लिख देता हूं, कर्म प्लस अन, क्या होगा, कौन सा शब्द, कर्मन, तो कर्मन में क्या है, कर्म प्लस अन, ठीक है। तो ये भी म अंत वाला है कि नहीं, म अंत वाला है, ठीक है। अब इनमें से देखेंगे कि म अंत वाला है, लेकिन आगे क्या, म अंत वाला, अब ये जो है कि ये बहुत महत्व का है, क्या है ये, संयुक्त व्यंजन हो, व्यंजन तो है, संयुक्त व्यंजन कब कहा जाए, जब दोनों व्यंजनों के बीच, जब दोनों व्यंजनों के बीच कोई भी स्वर न हो, तब उन दोनों व्यंजन को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। लेकिन अगर दोनों व्यंजन के बीच में कोई भी स्वर आ जाए तब उसे संयोग व्यंजन कहा जाएगा या संयुक्त व्यंजन कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। अब इनमें से देखेंगे कि क्या ये जो व अंत वाला और म अंत वाला, तो व अंत वाला म अंत वाला ही रखते हैं, बाकी सबको उड़ा देते हैं, राजन को हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर मूर्धन को भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल देते हैं, ठीक है, मूर्धन भी यहाँ से जाने दीजिए। अब रहा क्या, तो एक दामन, सीमन, पर्व, यहाँ पर परवन,
परवन और कर्मन, इतना यहां पर रहा है। अब इनमें से म तो अंत में है, दामन और सीमन में म तो अंत में है, लेकिन म का संयोग अंत वाला है ये नहीं, तो ये दोनों भी निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर ये म अंत वाला सही है, लेकिन म का किसी के साथ संयोग है नहीं है। संयोग न होने के कारण ये नियम यहां से ही निकल जाता है, अर्थात ये दोनों यहां पर नहीं आएगा। अब जो है कि परवन वो अंत वाला है, कर्मन म अंत वाला है, तो ये दोनों संयोग है, वो अंत वाला है और संयोग है कि नहीं है। किसका संयोग है? र और व, ये र के साथ, कर्मन में र और म के साथ। तो अब इस प्रकार से हो कि वो अंत वाला यहां पर संयोग है, म अंत वाला अगर संयोग हो, अगर इस प्रकार वहां पर अगर संयोग हो तो फिर क्या करना है कि अन का जो अ का लोप होता था, अन का अ का लोप कहां करते थे? अभी अभी नियम में हम लोग देखे, अन का अ का लोप कहां होता था? हाँ, स्वरादि अघुट प्रत्यय आने पर, सही है। तो स्वरादि अघुट प्रत्यय आने पर जो हम लोग लोप करते थे, यहां पर लोप वहां पर नहीं होगा, वहां पर लोप नहीं होगा। वही बोला है कि अन अंत वाले नामों के अन के पूर्व में व और म अंत वाला संयुक्त व्यंजन हो तो अन का अ का लोप नहीं होता है, यहां पर लोप नहीं होता है। इतना नियम जो है, यही नियम अन अंत वाले के लिए। अब इन अंत वाला देखा जाए तो इन अंत वाला नाम जैसे ससीन, योगिन, मंत्रिन, परोपकारिन इत्यादि जो नाम है, ये सारे नाम कैसे हैं? इन अंत वाला है। तो इन अंत वाला नामों के लिए नियम कुछ यहां पर दिया गया है कि इन अंत वाला नाम किस प्रकार से हैं। तो यहां पर इन अंत वाला नामों के लिए कहा गया है कि इन अंत वाला नामों का नौ का पूर्व का स्वर, आगे वाला राजन में क्या होता था? नौ के पूर्व का स्वर घूट प्रत्यय आने पर क्या होता था? दीर्घ करते थे। लेकिन यहां पर इन अंत वाला में दीर्घ यहां पर अगर देखा जाए वो घूट प्रत्यय में नहीं होता है, मात्र पुल्लिंग में। कहा? तो पुल्लिंग में जो है वो प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन में ही दीर्घ होता है और कहीं दीर्घ नहीं होता है। तो इन अंत वाले नामों का न का पूर्व का स्वर पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में और नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीया जो बहुवचन का जो ह्रस्व प्रत्यय है वहां पे ही दीर्घ होता है और कहीं दीर्घ नहीं होता है। किसका? तो इन अंत वाला नामों का। ठीक है, ये एक नियम। दूसरा कि नकारांत नामों को अब स्त्रीलिंग करना हो तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? तो इंगी प्रत्यय, यानी इंगी प्रत्यय लगता है। परंतु जिसके अंत में अब मान हो, अंत वाला तो हम लोग देखे थे, लेकिन जिसके अंत में मान हो ऐसे नामों का स्त्रीलिंग, जैसे मान लीजिए सीमन, इसके अंत में क्या है? मन है कि नहीं है ना? सीमन मन है, ठीक है। उसी प्रकार आत्मन क्या है? मन है कि नहीं? मन है। दामन अंत में क्या है? मन है कि नहीं? तो मन है। तो यहां पर वही बोला गया है कि अगर हर एक में 9 अंत वाला को स्त्रीलिंग करना हो तो इंगी लगाकर ही करेंगे, लेकिन अगर वो नाम अन के साथ अर्थात वो म के साथ अन हो यानी मन अंत वाला हो तब वहां पर इंगी नहीं लगता है, तब वो राजन की तरह अर्थात तब वहां पर पुल्लिंग की तरह ही उसका रूप होता है। वहां पर क्या क्या कहेंगे? इंगी प्रत्यय नहीं लगता है, अर्थात उसका स्त्रीलिंग रूप पुल्लिंग की तरह ही होता है, पुल्लिंग वत ही वह स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, इतना ये नियम है। और इंगी प्रत्यय लगने पर अन का अ का लोप होता है। ये जो है ये इन अंत वाला नामों के लिए। अब अन अंत वाला नामों का रूप पहले हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से हैं। जैसे कि यहाँ पर है राजन शब्द है, तो राजन शब्द का रूप यहाँ पर किया गया है। क्या किए हैं यहाँ पर राजन शब्द का रूप?
कर्ता एक वचने राजा राजा, द्विवचने राजानो राजानौ, बहुवचने राजानः राजानः, कर्म एक वचने राजानः राजानम, द्विवचने राजानो राजानौ, बहुवचने राज्ञः, करण एक वचने राज्ञा, द्विवचने। यहाँ पर देख ले, तृतीया तृतीया चतुर्थी द्विवचन क्या है? राजाभ्याम, राजभ्याम। तृतीया बहुवचने राजभिः, चतुर्थी पंचमी बहुवचने राजभ्यः, पंचमी ये चतुर्थी एक वचने राज्ञे, हाँ यहाँ पर पंचमी षष्ठी एक वचने राज्ञः, षष्ठी सप्तमी द्विवचने राज्ञः, षष्ठी बहुवचने राज्ञाम, सप्तमी एक वचने राज्ञी राजनी, सप्तमी बहुवचने राजसु, और संबोधन में हे राजन, द्विवचन हे राजनो, बहुवचन हे राजानः। ठीक है, तो चलिए इसी का अब यहाँ पर एक एक करके सिद्ध करेंगे। सर्वप्रथम राजन शब्द है, ठीक है। तो राजन शब्द को यहाँ पर हम लोग लेते हैं। शब्द क्या है? राजन प्लस प्रत्यय क्या है? जीरो प्रत्यय। तो जीरो प्रत्यय क्या है? घुट प्रत्यय है कि नहीं? है। घुट प्रत्यय प्रथम है, पुल्लिंग का प्रथम 5 प्रत्यय घुट होता है, तो यहाँ पर घुट प्रत्यय है। अभी अभी हम लोग नियम देखते हैं कि घुट प्रत्यय आने पर क्या होता है? नौ का पूर्व का स्वर, नौ का पूर्व का स्वर क्या होता है? दीर्घ होता है। तो नौ के पूर्व में कौन सा स्वर है? अ है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? आ हो जाएगा। अर्थात राजान प्लस प्रत्यय क्या है? जीरो। तो राजान प्लस जीरो हुआ। अब इसको पद बना देंगे। तो पद बनेगा, पद क्या बनेगा? राजान। राजान। अभी दूसरा नियम देखे थे कि पद के अंत में नौ हो तो नौ का लोप हो जाए। तो नौ का यहाँ पर लोप कर देंगे तो रूप क्या बनेगा? राजा। तो देख लीजिए प्रथमा एक वचन का रूप क्या है? राजा है कि नहीं? राजा, राजा है। ठीक है, चलिए इस प्रकार राजा बन चुका है। अब द्विवचन, तो द्विवचन में उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? राजन प्लस, अब प्रत्यय बदलते हैं। तो प्रत्यय क्या है? औ प्रत्यय। तो औ प्रत्यय भी घुट प्रत्यय है कि नहीं? है। घुट प्रत्यय। तो घुट प्रत्यय होने पर क्या होता है? नौ का पूर्व का स्वर दीर्घ, अर्थात क्या हो जाएगा? राजान प्लस ओ। अब फिर जोड़ देना है, स्वरादि प्रत्यय है, जोड़ देंगे, अर्थात क्या बनेगा? राजानो। ठीक है, अब अस प्रत्यय लगाएंगे। तो अस प्रत्यय यहाँ पर औ के बदले अब क्या प्रत्यय लगाएंगे? अस। प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय अस है। तो अस प्रत्यय इसके अर्थात राजन तो यहाँ पर बनेगा ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजन होगा ना। राजन प्लस क्या हो जाएगा? अस, अर्थात पद क्या बनेगा? राजानस, क्योंकि नौ के साथ अ जुड़ गया तो नौ पूरा और सौ का सौ, और पद के अंत में 100 हो तो 100 का र होता है। और पदांत र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो र का विसर्ग, अर्थात क्या रूप होगा? राजान। हाँ, तो कर्ता एक वचन है राजा, द्विवचन है राजानौ, बहुवचने राजान। हाँ, क्लियर यहाँ तक सभी को? सिर्फ एक ही नियम हम लोग लगाएं। कौन से नियम लगाएं? कि नौ के पूर्व का स्वर क्या होता है? हाँ, नौ का पूर्व का स्वर यहाँ पर क्या होता है? तो नौ का पूर्व का स्वर दीर्घ होता है। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है? यहाँ पर राजान के, यहाँ पर द्विवचन। अब उसके बाद करेंगे यहाँ पर राजन प्लस प्रत्यय क्या लगाएंगे? म नहीं है, प्रत्यय याद कर लीजिए। बोला गुरु।
हाँ नहीं, किसी ने म बोला था, तो यहाँ पर क्या था, राजन प्लस ये भी घुट प्रत्यय है कि नहीं, तो घुट प्रत्यय। तो घुट प्रत्यय होने पर क्या होता है, पूर्व का स्वर दीर्घ, अर्थात राजान प्लस अर्थात रूप क्या बनेगा, सिर्फ जोड़ देना है, राजा नाम नहीं है, राजा नाम, आम थोड़े ना है, अ जोड़ना है ना, नौ के साथ अ जुड़े तो न पूरा, क्योंकि ये न अगर पूरा होता तो फिर समान स्वर के बाद सौ समान स्वर लगाकर सौ दीर्घ होते। हमें तकलीफ कभी कभी यहां हो जाता है कि जहां आधा है वहां आधा का उच्चारण नहीं करते हैं, जहां आधा नहीं है वहां क्या कर देते हैं, आधा का उच्चारण कर देते हैं। यहाँ राजन नौ आधा है तो उसके साथ कोई भी अ जुड़ेगा तो अ ही होगा ना, अगर आ जुड़े तो आ होता है, जैसे क के साथ अ जुड़े तो क के साथ आ जुड़े तो का, ई जुड़े तो की, इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है, राजानम। द्विवचन क्या होगा वो तो हम लोग देख लिए हैं, राजन प्लस ओ अर्थात राजानो। ठीक है, अब बहुवचन, तो बहुवचन का यहां पर हम लोग देखेंगे, तो बहुवचन का प्रत्यय क्या है, घुट प्रत्यय है, नहीं है घुट प्रत्यय। तो घुट प्रत्यय न होने के कारण यहां हम लोग क्या करेंगे, राजन प्लस प्रत्यय क्या है, अस प्रत्यय। लेकिन ये अस प्रत्यय किसका है, द्वितीय बहुवचन है। तो द्वितीय बहुवचन का ये घुट नहीं है तो ये प्रत्यय कैसे है, अघुट कहा जाएगा, अघुट कहा जाएगा। साथ में ये स्वरादि अघुट है, स्वरादि भी अघुट है, क्योंकि स्वर से प्रारंभ होने वाला अघुट है, क्योंकि इसके प्रारंभ में क्या है, अ, तो अ क्या है, स्वर है कि नहीं, तो स्वर है, तो ये स्वरादि अघुट। तो अभी अभी हम लोग देखें, इसके स्वरादि अघुट प्रत्यय लगने पर क्या होता है, अन का अ का लोप होता है। यानी अब इसको अन का अ का लोप करने के लिए इसको पहले विश्लेषण कर देते हैं, राज प्लस क्या करेंगे, अन को भी छूटा पढ़ देते हैं, क्या कर देंगे, राज प्लस अ प्लस न, तो ये लिखेंगे तो राजन होगा कि नहीं, इतना लिखने से हो जाता है ना। तो ठीक है, तो राजन इस प्रकार से लिखे और उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, अस। अब नियम में क्या बोला गया कि स्वरादि अघुट हो, तो ये प्रत्यय स्वरादि अघुट है कि नहीं, स्वरादि अघुट है, तो स्वरादि अघुट प्रत्यय होने पर अन का अ का क्या होता है, अन का अ का लोप हो जाता है। तो फिर यहाँ पर रहेगा क्या, तो राज प्लस अ का तो लोप हो गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, नौ रहेगा, हाँ, राज प्लस नौ प्लस अस। अब प्रत्यय को कुछ चेंज नहीं करता है, प्रत्यय को ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम लोग संधि का नियम देखेंगे, क्या, तो वर्ग जब तालवशय्या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर च वर्ग होता है, क्या होता है, च वर्ग होता है। किसके स्थान पर, तो त वर्ग के स्थान पर च वर्ग होता है, ट नहीं च वर्ग, तालवश और च वर्ग के साथ जुड़े तो च वर्ग, मूर्धन्य से या ट वर्ग के साथ जुड़े तब ट वर्ग होगा। यहाँ पर तो ये तो च वर्ग के साथ जुड़ रहा है ना, ज कौन सा है, च वर्ग का है ना, और उसके बाद नौ है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो त वर्ग, तो नौ ये त वर्ग वाला है, तो है, उसके बाद च वर्ग के साथ जुड़े तो दोनों, तो फिर वहां पर क्या होता है, त वर्ग के स्थान पर च वर्ग होता है। तो त वर्ग का ये नौ कौन से अक्षर हैं, पांचवें अक्षर, तो च वर्ग का पांचवें अक्षर यहां पर हम लोग करेंगे, तो च वर्ग का पांचवें अक्षर करेंगे, क्या होगा, या। उसके बाद जैसे ही प्रत्यय है ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ एक संयुक्त व्यंजन जब हम सीखे थे तो ज और य दोनों मिलकर क्या होता था, ज्ञ होता था, सही है। तो ये दोनों मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा, ज्ञ, लेकिन ये आधा, क्योंकि य आधा है ना, इसलिए राज्ञ प्लस अस। अब इसको पद बना देंगे, तो पद क्या बनेगा, राज्ञ, पद के अंत में स हो तो स का र, और पदांत र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो र का विसर्ग, रूप क्या बनेगा,
राज्ञः। तो देख लीजिए द्वितीय बहुवचन का रूप राज्ञः था कि नहीं, अपने अपने पुस्तक पे देख लीजिए, है कि नहीं राज्ञः। जी ठीक है, तो अब जहां जहां स्वरादि प्रत्यय है मात्र सप्तमी, सप्तमी भी आएगा क्योंकि उसको विकल्प में आएगा। ठीक है, जहां जहां स्वरादि प्रत्यय है वहां क्या होगा, यहां तक करना ही पड़ेगा। कहां तक होगा, ये राज्ञ जो बना है ना वो स्वरादि अघुट में कर ही देना है। ठीक है, अब सिर्फ प्रत्यय हम लोग चेंज करेंगे। तृतीय एक वचन का प्रत्यय क्या है, अस के बदले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, आ, बाकी समान है तो इसमें क्या लिख देंगे, आ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ प्रत्यय आ लिखा जाएगा, यहाँ भी प्रत्यय क्या लिखा जाएगा, आ लिखा जाएगा, यहाँ भी प्रत्यय क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। अब राज्ञ प्लस आ यानी तृतीय एक वचन का क्या होगा रूप, राज्ञा होगा कि नहीं, जी क्योंकि यहां तक स्वरादि अघुट में यहां तक करके ही लाना है, अब सिर्फ प्रत्यय जोड़ना है। तो राज्ञ के साथ अब ये प्रत्यय जोड़े, यहाँ पर चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय क्या है, ए, तो फिर रूप क्या होगा, राज्ञे। पंचमी षष्ठी एक वचन का प्रत्यय अस है तो वहां रूप क्या होगा, हाँ राज्ञः, अस प्रत्यय है ना, पंचमी षष्ठी एक वचन का प्रत्यय क्या है, अस है ना, तो राज्ञस हुआ। ठीक है, उसके बाद यहां तक तो करके ही लाना है और उसके बाद क्या है प्रत्यय ओस, अर्थात क्या बनेगा, ये षष्ठी सप्तमी द्विवचन में राज्ञोस, स का र और र का विसर्ग, अर्थात क्या हो जाएगा, राज्ञः। ठीक है, अब षष्ठी बहुवचन सप्तमी को हम लोग बाद में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर षष्ठी बहुवचन में, तो षष्ठी बहुवचन में क्या है, कौन सा प्रत्यय षष्ठी बहुवचन का, आम, तो राज्ञ प्लस आम यानी क्या हो जाएगा, राज्ञाम। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलिए सप्तमी एक वचन का प्रत्यय भी यहाँ पर हम लगा देते हैं। सप्तमी एक वचन का प्रत्यय विकल्प से है, एक बार लगा देते हैं, जब क्योंकि विकल्प से लोप करना है, जब लोप करेंगे तब राज्ञ प्लस ई यानी क्या हो जाएगा, एक बार रूप राज्ञी होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर राज्ञी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब लोप न करे तब, तो लोप न करे तब तो यहाँ पर राजन तो है ही, है ना राजन, तो राजन के साथ यहाँ पर ई प्रत्यय जोड़ेंगे, तो सिर्फ जोड़ देना है और कुछ नहीं करेंगे। तो जोड़ेंगे तो तब वहां पर क्या होगा, राजनी, नौ के साथ ई जुड़े तो नी, मी के साथ ई जुड़े तो मी, उसी प्रकार तो के साथ ई जुड़े तो ती, तो यहाँ पर राजन के साथ ई जुड़ेगा तो फिर क्या बनेगा, राजनी, राजनी नहीं, राजनी, राज और नौ के साथ ई जुड़े तो राजनी, तो राजनी बोलेंगे तो फिर एक न जोड़ना पड़ेगा और एक राजनी, ज संपूर्ण है, राजनी, और दूसरा रूप क्या होगा, राज्ञी, रागनी नहीं है, इसको ज्ञ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज्ञ, यानी क्या बोला जाता है, ये राज्ञी। ठीक है, तो ये तो हुआ स्वरादि अघुट में। ठीक है, अब व्यंजनादि अघुट, तो व्यंजनादि अघुट का भी हम लोग देख लेते हैं। स्वरादि अघुट में किसी को कोई प्रश्न नहीं, क्लियर ना यहाँ तक, हाँ बोलिए। बनाना गुरुजी वो एक बार वापस से बता दीजिए ना। ज और य दोनों मिलकर ज्ञ होता है संयुक्त व्यंजन में, जैसे क और मूर्धन्य स दोनों मिलकर क्या होता है, जी हाँ स्टार्टिंग में गुरुजी क्या होता है, क और मूर्धन्य स दोनों मिलकर श होता है। क्या होता है, क और मूर्धन्य स दोनों मिलकर क्या होता है, श, तब श होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ज और य दोनों मिलकर क्या होता है, ज्ञ होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हर एक को, कि कोई किसी को प्रश्न है, बालर के प्रत्यय है ना सभी, क्या बालर पुल्लिंग के ही प्रत्यय इसमें भी है ना,
तो उसमें कि ये बाला का प्रत्यय नहीं है या ये तो व्यंजनांत नामों का प्रत्यय है। क्या प्रत्यय? क्या एक वचन बोलिए, क्या प्रश्न है? जो अकारांत के प्रत्यय है पुल्लिंग के, वही प्रत्यय इसमें भी है। बिल्कुल नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो अकारांत है, ये व्यंजनांत है। व्यंजनांत के लिए। हाँ, मरुस्वर राजन, हमारा मूल शब्द क्या है? राजन है ना। तो प्रत्यय तो वही है। जीरो और अस वाले वो पड़े थे ना वो तो मूल प्रत्यय है, वो तो मूल प्रत्यय है। व्यंजनांत के प्रत्यय अलग, तो वहां पर तो बताया गया था जीरो ओ अस, जो मरुत वाला जो बताए थे। मरुद के पहले का जो चलिए अब यहाँ पर अब व्यंजनादि प्रत्यय में आगे यहाँ पर बढ़े। स्वरादि प्रत्यय क्लियर? जी। चलिए अब व्यंजनादि प्रत्यय यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि व्यंजनादि प्रत्यय जो है कि वो व्यंजनादि प्रत्यय किस प्रकार से हैं। तो व्यंजनादि प्रत्यय मात्र 4 प्रत्यय है। कौन से 4 प्रत्यय व्यंजनादि प्रत्यय है? चतुर्थी पंचमी द्विवचन। हाँ, क्या है? पहला है भ्याम। कौन सा प्रत्यय? भ्याम। उसके बाद है भीस, उसके बाद भ्यास और उसके बाद सु। ये 4 ही प्रत्यय व्यंजनादि है। सारे के सारे क्या है? सारे के सारे स्वरादि प्रत्यय है। तो सबसे पहले यहाँ पर कर देंगे कि राजन प्लस क्या प्रत्यय? भ्याम। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक व्यंजनांत नामों में हमें जाना है। इसके लिए पीछे थोड़ा सा बैक जाना है कि व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। बस इतना अगर याद रह गया तो फिर आराम से हो जाएगा कि व्यंजनांत नामों में व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम पद बनता है। तो ये पद बन गया, ठीक है, ये पद बन चुका है। अब एक नियम हम लोग देखे दूसरा नियम में कि पद के अंत में न हो तो न का लोप होता है। तो ये पद के अंत में न है तो न का लोप कर देंगे, तो रहेगा क्या? राजो रहेगा। राजो के बाद यहाँ पर भ्याम प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भ के पूर्व के अ का आ नहीं होगा गुरुजी। कैसे होगा? भ के पूर्व के में क्या है? भ के पूर्व में व्यंजन है। नहीं, वो हटाने के बाद मतलब राजा हो गया ना, नहीं, इसके लिए पूछ रहा नहीं, वहां पर हटाने के बाद नहीं होता है। हूं। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया? राजभ्याम। यानी तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में क्या रूप होता है? राजभ्याम। ठीक है, इसी प्रकार भ से प्रारंभ होने वाला ही इन 4 प्रत्ययों में 3 प्रत्यय तो भ से प्रारंभ होने वाला है कि नहीं? एक भ्याम, दूसरा क्या है? हाँ सही है, दूसरा क्या है यहाँ पर? भीस प्रत्यय। तब भीस प्रत्यय भी क्या है? स्वरादि ऐसे भ से प्रारंभ होने वाला है कि नहीं? तो भ से प्रारंभ होने वाला है। तो उसी प्रकार ये भी व्यंजनादि है। तो व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम पद बन जाता है। तो ये पद के अंत में क्या हो? तो पद के अंत में यहाँ पर न हो तो न का लोप हो जाता है। तो फिर क्या बनेगा? राज बनेगा। तो राज प्लस भीस, तो राज प्लस भीस होगा तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा? राज भीस। और पद के अंत में सौ हो तो सौ का र, और र का क्या हो जाता है? विसर्ग। अर्थात क्या होगा? राजभी। ठीक है, उसी प्रकार भीस के बदले भ्यस लगाएं तो राजभ्यस, स का र का विसर्ग अर्थात राजभ्य। ठीक है, अब सु प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? सु। तो राजन प्लस प्रत्यय क्या है यहाँ पर? सु प्रत्यय। तो राजन प्लस सु, तो सु प्रत्यय भी क्या है? व्यंजनादि है। तो पूर्व का नाम पद बनेगा। पद के अंत में न हो तो न का लोप हो जाता है। तो राज प्लस सु, और ये दोनों को मिला देंगे तो फिर क्या बनेगा? राजसु। इसमें मूर्धन्य स होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा,
क्योंकि मूर्धन्य स के लिए नियम क्या है, नामी अंतस्था के क वर्ग हो तो फिर मूर्धन्य स होता है। जबकि ये अ है तो अ क्या है, अनामी है, नामी नहीं है। अ क्या है, अनामी है, इसीलिए इसका क्या नहीं होगा, तो इसीलिए इसका मूर्धन्य ष नहीं होगा। अब संबोधन, तो संबोधन एक वचन का प्रत्यय यहाँ पर हम लोग देखेंगे। संबोधन एक वचन में क्या होता है, तो संबोधन एक वचन में हे राजन। लेकिन हे राजन क्यों है, क्योंकि संबोधन का प्रत्यय भी घुट प्रत्यय ही है। लेकिन वहां पर नियम में कहा गया है कि संबोधन एक वचन में क्या नहीं होता है, न के पूर्व का स्वर, न का पूर्व का स्वर दीर्घ नहीं होता है। प्रथम क्या बोला गया है वहां पर कि राजन प्लस जीरो, तो ये भी घुट प्रत्यय। घुट प्रत्यय होने पर क्या देखे थे कि न के पूर्व का स्वर दीर्घ होता है, लेकिन संबोधन एक वचन में दीर्घ नहीं करना है, नहीं करना है। तो फिर इसको सीधा सीधा पद बनाए देंगे, तो सीधा सीधा पद बनाएंगे तो फिर क्या होगा, राजन। अभी अभी एक नियम आया था कि पद के अंत में न हो तो न का लोप होता है, लेकिन संबोधन में लोप नहीं करना है। इसीलिए संबोधन एक वचन में क्या है, हे राजन। हम बोलते हैं ना, बहुत बार सुने होंगे, टीवी आदि देखते यहाँ पर देखे होंगे, तो जहाँ जहाँ रामायण का सीरियल हो, महाभारत का सीरियल हो, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, हे राजन बोला जाता था कि नहीं। तो संबोधन में वो जो है कि हे राजन इस प्रकार से बना है। ठीक है, तो ये तो अंत वाला पुल्लिंग नामों का देखे। और भी जो अपवाद के स्वरूप में जो हम लोग देखे थे, कौन सा अपवाद, कि अन के पूर्व में, किसका बैकग्राउंड है, अन के पूर्व में वो अथवा तो म हो, और वो और म क्या हो, संयोग वाला हो। ठीक है, संयोग अंत वाला हो, तो फिर अन का अ का लोप नहीं होता है। वो कुछ यहाँ पर सिर्फ एक ही, जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाकी का प्रैक्टिस करके आना है आप लोगों को। जैसे अभी अभी एक हम लोग देखे थे कि कर्मण शब्द, डायरेक्ट इसी प्रकार से लिखता हूं। ठीक है, अन प्रत्यय यहां पर लिख देते हैं, और उसके बाद यहां पर कर्मण शब्द है। तो कर्मण शब्द का क्या होता है कि कर्मण शब्द ऐसे नपुंसकलिंग है, और सरादि अघुट प्रत्यय कहाँ है नपुंसकलिंग में, दीर्घ, द्विवचन का ये दीर्घ ई प्रत्यय है कि नहीं, दीर्घ यहाँ पर दीर्घ, क्योंकि सरादि अघुट प्रत्यय पर अ का लोप होता था ना। तो ये क्या है, तो इसमें से जो है कर्म प्लस अ प्लस न, तो यहाँ पर अ का लोप नहीं करना है, नहीं करना है। तो फिर तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे। लेकिन उसके साथ एक और र और न के बीच में ल, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तालवश और दंत स के सिवाय के कोई भी अक्षर हो, तो फिर न का क्या होता है, अण। वो नियम यहाँ पर लगाना है, तो वो नियम यहाँ पर लगा देंगे, तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा रूप, कौन सा प्रयोग है ये, कर्मणि, ये नहीं है, वो सप्तमी में। किस प्रयोग में है, सप्तमी में आया है ना, हम क्या बोले, किस प्रयोग में है, तो प्रयोग में अर्थात किसमें, में कहां पर होता है, में पर सप्तमी में है। तो सप्तमी का वहां पर दीर्घ ही प्रत्यय नहीं, वहां पर क्या है, ह्रस्व ही प्रत्यय, तो वहां पर क्या होता है, कर्मणि। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार यहाँ पर कर्मणि ये हुआ। आ प्रत्यय लगाए तो आ प्रत्यय लगाने के बाद भी क्या नहीं होगा, क्योंकि कर्मण प्लस प्रत्यय क्या है, आ है, स्वरादि अघुट है, तो स्वरादि अघुट है। तो स्वरादि अघुट होने पर क्या होता था, अ का लोप हो जाना था, लेकिन यहाँ पर अ का लोप नहीं होता है। तो नहीं होता है, इसलिए इसका रूप क्या बन जाएगा, कर्मणा। ठीक है, तो ये एक हमारे जो लोप वहां राजन में लोप करते थे, यहाँ लोप नहीं होगा। ठीक है, और एक ये तो म अंत वाला देखें, म अंत वाला क्या ही, और एक यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे कि एक दूसरा एक यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं
मूर्धन शब्द, कौन सा शब्द है? मूर्धन। तो इसमें मूर्धन शब्द जो है कि मूर्धन पास सप्तमी एक वचन का प्रत्यय बोलिए क्या है? ह्रस्व ई। सप्तमी एक वचन का प्रत्यय क्या है? ह्रस्व ई है कि नहीं? तो ह्रस्व ई प्रत्यय। तो वहां पर क्या बोला गया था? नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय द्विवचन का प्रत्यय, और कहाँ सप्तमी एक वचन का प्रत्यय लगने पर क्या होता है? विकल्प से लोप होता है। ठीक है, तो विकल्प से एक बार लोप कर देंगे, तो लोप कर देंगे तब यहाँ पर इसका रूप क्या बनेगा? ध और न दोनों साथ में आएगा कि नहीं, और उसमें इस तरह से होगा, तब ये क्या बनेगा? मूर्धनी। कहाँ पर आया ये शब्द? मूर्धन्य सकलारत में मूर्धनी। सही बात है। अब क्या होता है, कोई कोई उच्चारण में वो वाला कर देते हैं जिसमें लोप नहीं है ना, तो उस वाले का उच्चारण कभी कभी कर देते हैं। क्या कर देते हैं उस समय, इस समय उसका उच्चारण उस समय, तो उस समय ये तो विकल्प से है ना, तो विकल्प से हैं तो हम विकल्प से वहाँ पर उच्चारण कर देते। क्या ऐसे लिखा है कि ऐसे लिखा है? क्या लिखा है वहाँ पर? पहले वाला लिखा है मुझे, पहला वाला लिखा है ना, तो इसका उच्चारण हम लोग क्या करेंगे? हाँ, मूर्धनी। देखिए, जब भी संयोग हो तो उसको आधा कर लेना, जिसके साथ संयोग है ना वहां से तोड़ देना है। तो किसके साथ संयोग है? ध के साथ है ना, तो उसको तोड़ दीजिए और आगे का तोड़ दीजिए, फिर उच्चारण कीजिए, आराम से उच्चारण हो जाएगा। मूर्धनी। अब हम लोग संस्कृत सीख चुके हैं। अगर ये क्या है, हलंत वाला हो तो फिर उसको आधा ही बोलना है, मूर्धनी मूर्धनी। फिर मूर्धनी। हाँ, मूर्धनी मूर्धनी करते करते अब साथ में लाइए, अब साथ में लाइए। पहले विस्तार से उसको अलग कीजिए, मूर्धनी मूर्धनी मूर्धनी। अब नजदीक लाइए, मूर्धनी 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 मूर्धनी, और हो जाएगा। क्या उच्चारण होगा? बस मूर्धनी होता है। लेकिन ज्यादातर लोग उच्चारण इसका कर देते हैं, है ये उच्चारण किसका कर देते हैं? मूर्धनी। लेकिन मूर्धनी है ही नहीं। हाँ, मूर्धनी रूप होता है, लेकिन सकलार्हत में वहां इस प्रकार से दिया गया है कि नहीं? तो ये जो है कि इस प्रकार का, ये संस्कृत देखने के बाद, संस्कृत सीखने के बाद ये सब पता चलता है। नहीं तो फिर रामायण में कौन सा न होता है? अण वाला। अगर ये नियम हम लोग नहीं सीखे होते तो फिर क्या बोलते? अगर कोई पूछा, क्या ना, कोई वहां पर पूछते कि यहाँ पर न क्यों नहीं होता है, तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन आज इसका जवाब है कि नहीं? है ना, क्योंकि र और न के बीच में क्या क्या नहीं होना चाहिए? ल च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तालबश और दंत स के सिवाय कोई भी अक्षर हो तो न का अण होता है, उस नियम से न का अण होते। कारमन, तो कारमन में न का अण ही क्यों? तो वहां भी ये नियम। तो ये सारे जो है कि ये सारे संस्कृत सीखने के बाद शुद्ध उच्चारण कहाँ होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है, नियम के अनुसार होता है, वो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, आगे का इस प्रकार जो विकल्प वाला जो अभी दिखाए कारमन में, उसी प्रकार अलग अलग शब्द परवन है जो कि वो अंत वाला है और उसके साथ संयोग है, तो वहाँ भी क्या नहीं होगा? वहाँ भी लोप नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार अन अंत वाला में इतना ही है। अब इन अंत वाला जो है, तो इन अंत वाला नाम ससिन नाम है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके पूर्व में अन अंत वाला में किसी को कोई तकलीफ हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से वो भी देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, क्या प्रश्न है? गुरुजी थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। ये विद्युत के धातु आत्मनिपदी कर्मणि करते हैं। जब विद्युत में जब हम कर्मणि करते हैं तो चिंत दस्य गण का धातु, तो गुरुजी इसका अपना ई प्रत्यय लगेगा, तो चिंत प्लस ई कर्मणि करे तो लगेगा। देखिए,
वहां पर 10वां गण के लिए क्या बोला गया था? 10वां गण का कर्मणि और भावी का विकरण प्रत्यय क्या है? हाँ य जी है। गुरुजी य विकरण प्रत्यय है, जी। लेकिन य प्रत्यय लगने के बाद वो 10वां गण है तो अपना ई प्रत्यय तो लगेगा ही। ठीक है, ये विकरण प्रत्यय 10वां गण में हम लोग कहाँ लगाते थे? प्रथम नंबर क्या लगाते थे कि धातु, पहले क्या लगाया जाता है? धातु, और उसके बाद क्या लगाते थे? प्रत्यय। ठीक है, 10वें गण का धातु है तो अपना प्रत्यय यहाँ पर लगेगा। ठीक है, जी। तो वहां पर धातु प्लस ई, ई और उसके बाद यहाँ पर प्रत्यय लगाते थे। ठीक है, जी य भी नहीं लगाएंगे। अच्छा क्या बोला गया था वहां पर कि ई का कार्य क्या है? ई का कार्य क्या है? तो ई का कार्य है गुण और वृद्धि करना। जी अगर धातु में गुण होना हो तो गुण करेंगे, अगर धातु में वृद्धि होनी हो तो वृद्धि करेंगे वहां पर। अगर इन दोनों में गुण या वृद्धि नहीं होता है तब उसके बाद ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद विकरण प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विकरण प्रत्यय। और तब विकरण प्रत्यय लगने के कारण इस ई का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अच्छा ये का लोप होगा। जी गुरुजी बस धन्यवाद, वही कंफ्यूजन चल रहा था हाँ, कैसे करना है। लेकिन ई का कार्य करने के बाद विकरण प्रत्यय लगाना है। जब तक विकरण प्रत्यय न लगे तब तक लोप नहीं होता है। नहीं होगा। ठीक है, पहले उसका कार्य हो जाएगा, उसके बाद उसका लोप करना है। जी गुरुजी। ओके, क्लियर? जी गुरुजी धन्यवाद। ओके, गुरुजी आज का एक क्वेश्चन कर दीजिए बोलिए। कि जो न राजन राजज्ञ किया है ना गुरुजी, उसमें जो ज्ञ लिया है वो 6 वर्ग वाला नियम लिया है ना गुरुजी? ज्ञ वर्ग, हाँ, च छ ज झ य, ज्ञ नहीं, ज्ञ तो संयोग व्यंजन है। हाँ गुरुजी, लेकिन नहीं, उसको जो हमने न के बदले ज्ञ किया है ना, नौ के बदले, हाँ, नौ के बदले इयो किए, इयो, च छ ज झ इयो। हाँ यह किया है, तो वो 6 वर्ग वाला नियम लिया है ना गुरुजी? हाँ जी। फिर उसका 5वां अक्षर किया वर्ग का, वो वाला नियम ही लगा नहीं नहीं नहीं, नियम क्या था? त वर्ग के बाद जब ताले बश या च वर्ग जुड़े तो त वर्ग के स्थान पर छ वर्ग होता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये सबको याद कर लीजिएगा। त वर्ग के साथ किसका जोड़ना है? छ वर्ग अथवा ताले बश। त वर्ग जब च वर्ग के साथ जुड़े तो त वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? कितने व्यंजन है? 5। और छ वर्ग के कितने अक्षर है? 5। ठीक है, तो त वर्ग के स्थान पर होता है च वर्ग। च वर्ग का कोई फेरफार नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ज का तो ज ही रखे। ये ज कौन सा वर्ग का है? त वर्ग का है ना। तो त वर्ग का वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो 9 है, ये 9 कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। तो त वर्ग के स्थान पर क्या बोला गया? त वर्ग के स्थान पर छ वर्ग होता है। अर्थात त वर्ग का ये त, इसका स्थान पर नहीं, ये 9 के स्थान पर क्या होगा? तो ये त वर्ग का कौन सा अक्षर है? ये 5वां। तो 5वां अक्षर च वर्ग का। अब 5वां अक्षर क्या होगा? यो होगा कि नहीं? इसीलिए इसको यहाँ पर क्या किए थे? यो किए थे, 9 का यो हुआ है। धन्यवाद। ओके, चलिए, नमो नमो, प्रणाम।